हेलो बच्चों, ये इस चैप्टर का मेरे हिसाब से सेकंड लास्ट जो वीडियो होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स अब इतने ही बचे हैं कि मैं आधे इसमें और आधे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर दूंगा। मेरी तरफ से ये चैप्टर जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियोस बहुत अच्छे लग रहे होंगे। अच्छे लगने का मतलब सिर्फ और सिर्फ फिज़िक्स में इतना ही है कि आपको समझ में आने चाहिए, ठीक है। अगर समझ में आ गए तो आपकी और मेरी दोनों की मेहनत सफल हो जाएगी, ठीक है। ऑल राइट, तो न्यूमेरिकल करना चालू करें, टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, न्यूमेरिकल के ऊपर आते हैं अपन। और पहला न्यूमेरिकल आप सभी देख सकते हैं बोर्ड के ऊपर, मैंने पहले से ही वो फिक्स कर रखा है, आपको पता चल जाएगा। तो पहला न्यूमेरिकल देखें बच्चों, पहला न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है वो, तार की एक वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं, है ना। एक वृत्ताकार कुंडली है और उसमें फेरों की संख्या कितनी है, तो आंसर n इज इक्वल्स टू 100। पहला सवाल कर रहे हैं, फेरों की संख्या, प्रत्येक की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, r बराबर 8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर मतलब बच्चों 8 गुणा 10 की घात -2 मीटर। इनमें 0.40 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित तो हो रही है। 0.40 एम्पियर की विद्युत धारा, I बराबर 0.40 एम्पियर। कुंडली के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या है। कुंडली के केंद्र पर विद्युत नहीं, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या है। देखिए ये इतना डेटा दिया हुआ है, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र पूछ रहा है, वो भी वृत्ताकार कुंडली। वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या बच्चों, μ0 Ni/2r, यही लिखते हैं। अरे ऐसा ही तो काम करते हो भाई। चलिए फिर इसके बाद में इसे हम कैसे सोल्व करेंगे, तो जो दिया हुआ है डेटा μ0 मतलब 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, सभी को याद होना चाहिए। n फेरों की संख्या गुणा 100, फिर I धारा 0.4 भाग 2, r का मान देखें 8 गुणा 10 की घात -2, ठीक। अब इसको अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूं तो ज़्यादा सिंपल यही होगा कि इसका पॉइंट हटाओ और इसका पॉइंट हटाने पर यहाँ पर आप नीचे किससे गुणा कर सकते हो, 10 से गुणा कर सकते हो। 8 दूनी 16 होते हैं बच्चों और 4 चौक 16 होता है, कैंसिल हो गई रामायण। चलो 1 0 से 1 0, इसका हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। फिर 10 की घात -7 और 10 को सॉल्व करोगे तो 10 की घात -6, ऊपर 10 की घात -6, नीचे 10 की घात -2, तो ऊपर बच गया 10 की घात -4, ठीक है। और एक पाई और बच रहा है, पाई को क्या लिखते हैं बच्चों, 3.14 लिखते हैं क्या, तो ये हो गया 3.14 गुणा 10 की घात -4 टेस्ला। ये चुंबकीय क्षेत्र कहाँ पर है, केंद्र पर है, ठीक है। चलिए तो इतना आंसर आ जाना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल सा सवाल था। चलो अगला सवाल देखो क्या बोल रहा है। दूसरा जो सवाल आपको दिखाई दे रहा होगा, दूसरा सवाल है, एक 2.28 मीटर लंबे तार की लंबाई, तार की वास्तविक लंबाई कितनी है, मैं आज गलत कैसे बोल रहा हूँ, 6.28 दिया हुआ है। 6.28 मीटर लंबे तार से 0.10 मीटर त्रिज्या की कुंडली बनाकर, इस तार से एक कुंडली बनाई जा रही है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 0.10 मीटर। अब चलो थोड़ा सा यहाँ पर एक सोचने लायक बात है कि ये तो एक कुंडली की त्रिज्या थी, और क्या इस तार से सिर्फ और सिर्फ एक फेरे वाली ही कुंडली बनाई जा सकती है या फिर n फेरे वाली कुंडली बनाई जा सकती है। हमें n का मान भी तो पता होना चाहिए ना कि कुंडली में कितने फेरे हो सकते हैं, शायद एक ही हो, शायद इससे ज़्यादा भी हो, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र तो जितने ज़्यादा फेरे होंगे चुंबकीय क्षेत्र उतना ही ज़्यादा होगा, ऐसा संभव है, कुंडली के कारण तो हमें इतना पता है। तो यहाँ पर एक बेसिक लॉजिक आ जाता है कि तार की लंबाई जो है वो किसके बराबर होगी, तो हम बोलेंगे n गुणा एक फेरे की लंबाई। एक फेरे की लंबाई कितनी होती है बच्चों, 2πr होती है, आप सभी को पता है।
अरे एक फेरा मतलब उसकी परिधि पे तो चलोगे ना। तो तार की लंबाई इसी तार से बना रहे हैं तो हम बोल रहे हैं कि n फेरों वाली कुंडली बन रही है। n फेरे मतलब n और एक फेरे की लंबाई। चलिए अब काम कैसे करोगे, तो n का मान क्या हो जाएगा बच्चों, l और उसमें भाग लगेगा किसका, 2 पाई r का। l का मान कितना 6.28 भाग 2 पाई, r का मान कितना 0.1 ही है देखा जाए तो। 2 पाई वैसे भी बच्चों 6.28 होता है, पाई का मान 3.14, 3.14 को 2 से गुणा करो तो कितना आएगा 6.28 आएगा। ठीक है, इसका पॉइंट हटाओगे तो ऊपर किससे गुणा करोगे 10 से, तो आपको पता चलेगा कि उस कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है 10 है। पहला डेटा इस सवाल का। चलिए आगे देखो, बनाकर इसमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की गई धारा 1 एम्पियर। इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करो। वापस वही रामायण है भी, μ0 Ni/2r। उम्मीद करता हूँ आप सभी कर लेंगे यहाँ पर इसको। चलो ये स्मॉल r ही लिख रहे हैं तो यहाँ पर फॉर्मूले में स्मॉल r कर दें। ठीक है, मान रख दोगे, मान रख के कंप्लीट करना है। अब इतना मैं आप लोगों पे भरोसा कर सकता हूँ कि ये कैलकुलेशन हो सकती है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला सवाल तीसरे नंबर का सवाल आपको दिखाई दे रहा होगा, पढ़ें इसे। देखो तीसरे नंबर का सवाल क्या बोल रहा है, एक लंबे सीधे तार में 0.35 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो अपनी कॉपी में सबसे पहले लिखो धारा I बराबर, और सीधा लंबा तार है सवाल, ये ध्यान में रखिएगा। धारा I बराबर कितना है 35 एम्पियर, ज्यादा है ये बहुत। धारा प्रवाहित हो रही है तार से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। थोड़ा सा समझिए, ये तार और इससे कितनी दूरी पर, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। ये 20 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब ये मान किसका है, D का है ना। चलिए तो D का मान वास्तविकता में आपको कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर को लिख सकते हैं 20 गुणा 10⁻2 मीटर। और जब भी सवाल के अंदर बच्चों एक लंबा तार आ जाए ना, सीधा लंबा तार, तो आप उसको क्या मानेंगे, अनंत लंबाई का तार मानेंगे। इस बात को ध्यान में रखें। चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है इस बिंदु के ऊपर। अनंत लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, μ0 I/2 पाई r या फिर 2 पाई d। अगर आप इसे r मान रहे हैं तो यहाँ पे r लिखें, अगर आप इसे d मान रहे हैं तो यहाँ d लिखें। ठीक है, चलिए क्या होगा, μ0 मतलब 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। I का मान कितना है 35 है, भाग 2 पाई, और d का मान कितना 20 गुणा 10⁻2। इससे आप काटोगे तो यहाँ पे आएगा 2, इससे काटोगे तो यहाँ पे आएगा 10। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो 10⁻1 -1 और इसको सॉल्व करेंगे तो 10⁻6 बच गया कितना 35 गुणा 10⁻6 चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा 35 गुणा 10⁻6। बच्चे है ना कई बार घातों को आगे पीछे करने में या इधर बीच में पॉइंट लगाने में ना आंसर को गलत निकाल देते हैं बच्चों। जो आपका पहला आंसर है ना वहीं पर करके छोड़ दिया करो, ये फिर आप घात एडजस्ट करने के अंदर दिक्कत कर देते हो। पता चले कि लास्ट वाला आंसर ही गलत आ गया। ठीक है, उसके नंबर कट जाएंगे जबकि ऊपर वाला सही था आपका। चलिए नेक्स्ट 4th क्वेश्चन, और थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है मेरे को। चौथा सवाल आप लोग शायद पढ़ पा रहे होंगे बच्चों। देखिए क्या बोल रहा है, एक तार AB से होकर 10 एम्पियर की स्थिर धारा मतलब अपरिवर्तित धारा, नियत परिमाण की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। यह तार एक मेज पर क्षैतिज रखा हुआ है। देखो ये यहाँ पे कोई मेज होगी और इस मेज के ऊपर एक तार है। तार कौन सा, AB तार, और इसमें अपन मान करके चल रहे हैं कि धारा ऐसे जा रही है, ये धारा। ठीक है, और ये धारा कितनी है, बोल रहा है 10 एम्पियर की धारा इसमें क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। यह तार मेज पर क्षैतिज से रखा गया है। एक अन्य तार CD इस तार AB के ठीक ऊपर 2 mm की ऊंचाई पर स्थित है। एक अन्य तार ये लो,
ये तार कौन सा है, CD है। और इस तार की मतलब CD तार की AB तार से ये जो दूरी है ना, ये दूरी कितनी है बच्चों, 2 mm है। ठीक है, 2 mm तो आप सभी को पता है, मिलीमीटर, मिली मतलब 10 की घात -3 है ना। चलिए ठीक, ऊपर 2 mm की ऊंचाई पर स्थित है। तार CD में 6 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। बच्चों तार CD में 6 एम्पियर की धारा, अब ये धारा ऐसे भी जा सकती है, मतलब इसी की दिशा में जा सकती है, ये धारा ऐसे भी जा सकती है। ये हमें पता नहीं है कि कैसे जा रही है, लेकिन हमें ये पता है कि इसकी धारा को अगर I1 माना जाए तो इसकी धारा को क्या माना जाएगा, I2, और I2 का मान कितना दिया हुआ है, 6 एम्पियर। तो अब दोनों में अगर धारा जा रही है तो ये दो समांतर तार हो गए, धारावाही चालक तार हो गए, जो कि एक दूसरे की एकांक लंबाई पे क्या लगा सकते थे, बल लगा सकते थे। तो फिर उस केस में ये वाली वैल्यू किसके बराबर है, सिंपल सी बात है, D की बराबर है। चलिए, तार CD की प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान कितना है, ये तार CD, इसकी प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान, तो हमने बोला द्रव्यमान m, और प्रति एकांक लंबाई के लिए उसमें किसका भाग लग जाए, इस तार CD की लंबाई का भाग लग जाए। ये कितना होगा, क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, ताकि मुक्त अवस्था में यह अपनी स्थिति में ही लटका रहे, ताकि अगर इस तार CD को AB के ऊपर छोड़ दे तो ये हवा में ही लटका रहे। हवा में कब लटकेगी बच्चों, ये तभी संभव है कि ये AB तार इस पे बल लगाए। बल कहाँ की ओर लगाए, ऊपर की ओर लगाए। क्यों ऊपर की ओर लगाए, क्योंकि CD तार का अपना स्वयं का एक भार होगा, और उस भार के कारण वो कहाँ की ओर आएगी, नीचे की ओर आएगी। तो हम बोलेंगे कि इस पे लगने वाला बल F मैग्नेटिक फोर्स, और ये वाला बल कौन सा है, F ग्रेविटेशनल फोर्स। ये दोनों फोर्स एक दूसरे के क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, तभी जाके ये जो CD तार है ना, ये क्या रह सकता है, स्थिर रह सकता है मुक्त अवस्था में। ठीक है, तार AB के सापेक्ष CD में प्रवाहित धारा की दिशा क्या होगी, थोड़ा सा समझो। ये जो चुंबकीय बल है ना, ये ऊपर की ओर कब लगेगा, मतलब विपरीत दिशा में लग रहा है। अरे ये आकर्षण का बल हुआ या प्रतिकर्षण का बल हुआ, इन दोनों में देखो। तो हम बोलेंगे कि अगर ये AB तार इसको आकर्षित करता तो नीचे की ओर लाता, और प्रतिकर्षित करता तो ऊपर की ओर। प्रतिकर्षित ही कर रहा है इसको, तभी तो ऊपर की ओर फेंक रहा है। इसका मतलब प्रतिकर्षण कब होगा, जब धारा की दिशा एक दूसरे के क्या होगी, विपरीत होगी। इसका मतलब अगर इसमें धारा ऐसी जा रही है तो इसमें धारा विपरीत जानी चाहिए। तो आप बोलेंगे कि AB के सापेक्ष CD में धारा की दिशा विपरीत होनी चाहिए। ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, ये तो एक आंसर हो गया। आधे नंबर का तो काम हो चुका है हमारे पास में, है ना। अब बचा हुआ नंबर देखो कैसे लेकर के आएंगे। तो हम बोलते हैं कि दो समांतर धारा रेखीय तार, धारावाही तार, ठीक है, F/L का फॉर्मूला होता है उनकी एकांक लंबाई पे लगने वाला बल। क्या बच्चों, μ0 I1 I2 डिवाइडेड बाय 2πd, सभी को पता है। ठीक, F को मैं क्या लिखूं, तो F मैग्नेटिक फोर्स, और ये फोर्स किसके बराबर होना चाहिए, ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर। ग्रेविटेशनल मतलब ये चुंबकीय बल किसके बराबर होना चाहिए, गुरुत्वीय बल के बराबर होना चाहिए। गुरुत्वीय बल कौन सा भाई, mg लिखते हैं ना गुरुत्वीय बल। अगर द्रव्यमान इसका m है और g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, तो mg होता है। तो हम बोलेंगे कि ये वास्तविकता में शायद क्या लिखा जा सकता था, mg लिखा जा सकता था, बट क्या बच्चों, l बराबर क्या भाई, μ0 I1 I2 डिवाइडेड बाय 2πd। ठीक, आपको तो एकांक लंबाई का द्रव्यमान निकालना है m/l, m/l बराबर कितना बच्चों, μ0 I1 I2 डिवाइडेड बाय 2πd, और ये g इधर आ जाएगा। ठीक है, चलो मान रख देते हैं। तो m/l बराबर आएगा बच्चों μ0, मतलब 4π × 10⁻⁻7। I1 का मान कितना है, 10 एम्पियर। I2 का मान देखो 6 एम्पियर बटे 2π, 2π ऐसा कैसा। ठीक है, D का मान देखो 2 mm है, 2 मिलीमीटर 10 की घात -3 मीटर। ठीक है, मिली 10 की घात -3। फिर G का मान हमने हमारी सुविधा के लिए कितना मान लिया, 10। आप ज़्यादा कैलकुलेशन करना चाहते हैं 9.8 रख लीजिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है।
2 पाई से इसको काटोगे तो यहाँ पर कितना आएगा बच्चों, 2 आएगा। और ये लो भाई, खत्म किस्सा, डन। चलिए अब तो मेरे हिसाब से सॉल्व हो चुका है, इस सवाल में कुछ ज़्यादा बचा नहीं है। 10 से 10 ये कैंसिल हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो 10 की घात -4 बचना चाहिए। तो ये हो जाएगा 6 गुणा 10 की घात -4 किलोग्राम प्रति मीटर M/L का मान। इतना ही आना चाहिए, देख लीजिएगा कैलकुलेशन। इतना ही आ रहा। चलिए तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल आ गया होगा। ये समझिएगा, आप देखो डायग्राम बनती है ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि फार्मूला कौन सा रखना है, और फार्मूला एक बार रखना पता चल गया तो फिर तो सवाल में बचता क्या है। ठीक है, चलिए अगला देखिए 5वां सवाल। क्षैतिज तल में रखे एक लंबे तथा सीधे तार में 50 एम्पीयर की विद्युत धारा दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही है। दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण कहाँ, नीचे, उत्तर कहाँ, ऊपर। अरे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम बनाते हैं, नहीं बनाते हैं, है ना। तो आप ऐसा समझिए कि ये तो हुआ दक्षिण और ये हुआ उत्तर, है ना, ठीक। और इस तरफ हो जाएगा पश्चिम मतलब वेस्ट, और इस तरफ हो जाएगा ईस्ट मतलब पूर्व। तो धारा की दिशा कैसे बोल रहा है वो बोल रहा है कि धारा की दिशा जो है वह दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर। वास्तविकता में धारा की दिशा ये है आई। हाँ, तार से पूर्व में, ये तार और तार का पूर्व, ये पूर्व है बच्चों। तार से पूर्व में 2.5 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण एवं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो इस तार से 2.5 मीटर की दूरी पर, ये 2.5 मीटर दूरी मान लेते हैं। यहाँ पर कोई बिंदु P है, वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है भाई। तो यहाँ पे आप अगर थोड़ा सा समझेंगे तो वापस से वो बोला है कि एक लंबे और सीधा तार बोल रहा है। लंबा और सीधा तार मतलब अनंत लंबाई वाला तार। उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र में कितनी बार बताऊँ भाई, μ0I कितना होगा, 2πd होगा। सारा डेटा दिया हुआ है। कुछ बच्चे इसको ऐसा भी करते हैं, 2/2 से गुणा कर देते हैं। तो ये 2π की जगह नीचे क्या हो जाएगा, 2 से गुणा करने पर बच्चों 4π, और ये यहाँ पर 2i लिख देते हैं ऐसा। ये भी बहुत सही है, क्योंकि μ0/4π का मान तो हमें पता है 10 की घात -7 हो जाएगा, डायरेक्ट ही हो गया। फिर 2 ऐसा का ऐसा, धारा आई, कितनी धारा जा रही है, 50 एम्पीयर की धारा जा रही है, और कितनी दूरी पर डी का मान 2.5, पॉइंट को हटाया तो यहाँ पर किससे गुणा किया, 10 से, 25 दूना 50, फिर ये तो 4 हो जाएगा, और 4 गुणा 10 की घात -6 चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर रहे हैं। टेस्ला मात्रक लग जाएगा। तो 4 गुणा 10 की घात -6 टेस्ला। अब कहाँ की ओर है, तो पूर्व तो इधर था, दिशा देखो। तो हमने क्या बोलना है, हम बोल रहे हैं कि अंगूठे की दिशा धारा की दिशा में, तो फिर मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। तो यहाँ पर आप कैसा देखोगे, चुंबकीय क्षेत्र कैसा है, क्रॉस बना रहा है, अंगुलियां कहाँ की ओर जा रही है, अंदर की ओर। तो डायग्राम में दर्शा दो क्रॉस, और लिख दीजिएगा कागज के तल के लंबवत, कहाँ की ओर, ऊर्ध्वतः अंदर की ओर। तो लंबवत लिख दिया तो ऊर्ध्व लिखने की जरूरत नहीं है, कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर, या ऊर्ध्वतः अंदर की ओर होगा। ठीक है, चलिए तो 5वां सवाल भी हो गया अपना। आगे देखिए 6ठा सवाल क्या बोल रहा है वो बच्चों, 2 लंबे समांतर तार परस्पर 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है। 2 समांतर तार ऐसे, और इनके मध्य की दूरी 4 सेंटीमीटर, मतलब d का मान कितना है, 4 गुणा 10 की घात -2 मीटर। 6ठा सवाल कर रहे हैं बच्चों। इनमें क्रमशः धारा कैपिटल I तथा 3I मान की धाराएं एक ही दिशा में बढ़ रही हैं। अगर दोनों में धारा की दिशा समान है तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। पहले तार की धारा I1 का मान तो है I, और दूसरे तार की धारा I2 का मान है 3I। दोनों के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कहां पर शून्य होगा। तो डायग्राम को बड़ा बना दो क्या,
देखो थोड़ा सा सवाल लॉजिकल दे दिया इस बार भाई। ये तार, पहला तार ये हो गया, दूसरा तार ये हो गया। तो पहले तार का चुंबकीय क्षेत्र B1 लिखेंगे, दूसरे तार का चुंबकीय क्षेत्र B2 लिखेंगे। ठीक, तो पहले तो आप ये देखिए कि इसके कारण यहाँ पर दोनों के मध्य की दूरी तो दी हुई थी, मैंने मिटा दी है बच्चों, 4 सेंटीमीटर दी हुई है। ओके हाँ, लिख दिया था। ऑलराइट, आप ये देखो कि यहाँ पर अगर मैं बीच में देखता हूँ तो हम बोलते हैं कि पहले तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसा है, बीच में क्रॉस है। तो आप लिखेंगे कि B1 जो है उसकी प्रॉपर्टी यहाँ क्रॉस की है, जबकि इसमें धारा ऐसे जा रही है तो यूं मुड़ी हुई उंगली इधर ऐसे ही बाहर की ओर। B2 के कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कैसा है, डॉट है। विपरीत है क्या, विपरीत है, तो इसका मतलब इस बीच की दूरी में कहीं ना कहीं कोई ऐसा बिंदु होगा जहाँ चुंबकीय क्षेत्र शून्य होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों तो विपरीत दिशा में एक दूसरे को निरस्त करने का क्या रखते हैं, शक्ति रखते हैं। चलिए, तो हमने बोला कि पहले तार में, थोड़ा समझिए, हम बोलते हैं कि पहले तार से वो बिंदु कितनी दूरी पर है, x दूरी पर है यहाँ पर। तो दूसरे तार से ये दूरी कितनी हो जाएगी, आंसर है 4 × 10⁻² और -x। आप 4 - x भी कर सकते थे, लेकिन फिर उसमें आंसर सेंटीमीटर में निकलता, वो खैर इजी भी हो जाएगा। चलिए, तो ये दूरी आपको पता चल गई कि पहले तार से x दूरी पर और दूसरे तार से 4 × 10⁻² -x दूरी पर वो बिंदु होगा जहाँ चुंबकीय क्षेत्र क्या है, शून्य हो सकता है। शून्य कब होगा बच्चों, तो हम बोलते हैं या तो इनका सदिश योग किसके बराबर हो, शून्य के बराबर। मतलब B1 सदिश प्लस B2 सदिश बराबर क्या हो, 0। ऐसा ही होना चाहिए, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो गया। या फिर ये दोनों की दिशा विपरीत है, हमें पता है दोनों की दिशा विपरीत है, और ये परिमाण में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, तभी जाके तो एक दूसरे को निरस्त करेंगे। इसका मतलब परिमाण रूप में B1 का मान किसके बराबर होना चाहिए, B2 के बराबर होना चाहिए। B1 के लिए चुंबकीय क्षेत्र कितना है भाई, x दूरी पर, तो हम लिखेंगे μ0I1, क्योंकि धारा इसमें I1 जा रही थी। ठीक है, μ0I1 अपॉन 2πd, d कितनी दूरी पर, P बिंदु की दूरी देखो x है, यहाँ पर आप लिख लो I1 और इसमें लिख लो I2। ठीक है, बराबर होना चाहिए B2 के लिए। देखिए भाई, हम लिखेंगे μ0, धारा इसमें जा रही है I2 डिवाइडेड बाय 2πd, d की जगह यहाँ पर कितना लिखा जाएगा, 4 × 10⁻² -x। ये x भगवान करे आपको दिखाई दे रहा हूँ। चलो, μ0 से μ0 कैंसिल, 2π से 2π कैंसिल। I1 का मान कितना है, I, और x की जगह तो x, ये x हमें ज्ञात भी करना है। I2 की जगह किसका उपयोग करेंगे, 3i का, बटे 4 × 10⁻² और माइनस का यहाँ पर x, i से ही जाता रहा, गुणा करो, 3x बराबर 4 × 10⁻² और माइनस का x, ये माइनस का x इधर आएगा तो प्लस का x हो जाएगा क्या, तो 3x + x बराबर 4 × 10⁻² इसका मतलब ये हो गया 4x। 4x बराबर 4 × 10⁻², इसका मतलब x बराबर कितना हो गया भाई, कट गया ये तो, 1 × 10⁻² मीटर। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब वह अभिष्ट बिंदु P दोनों तारों के मध्य प्रथम तार से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर और द्वितीय तार से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर, क्योंकि टोटल दूरी तो 4 सेंटीमीटर थी। ठीक है, तो पहले तार से 1 सेंटीमीटर तथा द्वितीय तार से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर उपस्थित होगा। ठीक है, इस तरीके से लिख कर क्या हो गई ये लाइन बच्चों, कि वह अभिष्ट बिंदु P दोनों तारों के मध्य प्रथम तार से 1 सेंटीमीटर एवं द्वितीय तार से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको काम करना है, तो मेरे हिसाब से हो जाएगा ये। चलिए 7वां सवाल देखते हैं, उतार लीजिएगा बच्चों इसको। देखिए 7th क्वेश्चन, एक प्रोटॉन बोल रहा है तो आवेश पता होना चाहिए, द्रव्यमान पता होना चाहिए।
0.2 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र, ये लो भाई 7वें सवाल में पहला डेटा B बराबर 0.2 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में 6 गुणा 10 की घात 5 मीटर पर सेकंड की चाल से, कितनी चाल से? 6 गुणा 10 की घात 5 मीटर पर सेकंड की चाल से क्या कर रहा है? गति कर रहा है। चाल से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। थीटा का मान कितना? 90 डिग्री। अगर कोई भी आवेश 90 डिग्री के एंगल से आता है तो उसकी गति कैसी होती है बच्चों? वृत्ति है ना, वो वृत्ताकार पथ पे घूमने लग जाता है। चलिए क्या बोला? प्रोटॉन का त्वरण एवं पथ की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। पथ की त्रिज्या बच्चों मेरे हिसाब से आप सभी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। देखिए आपको एक तो त्वरण ज्ञात करना है और एक पथ की क्या ज्ञात करनी है? त्रिज्या ज्ञात करनी। ऑलराइट, काम किया जा सकता है। कैसे काम करेंगे? तो पहले त्रिज्या के लिए देखो। त्रिज्या के लिए हम बोलेंगे, अब ये फॉर्मूला आपको याद ही रखना पड़ेगा भाई। वृत्ताकार पथ के लिए फॉर्मूला त्रिज्या का mv डिवाइडेड बाय qb होगा। m क्या है? प्रोटॉन का द्रव्यमान। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना? 1.67 गुणा 10 की घात -27 कितने वेग से? 6 गुणा 10 की घात 5 मीटर पर सेकंड के वेग से। Q आवेश का मान, प्रोटॉन का आवेश 1.6 गुणा 10 की घात -19। B कितना? चुंबकीय क्षेत्र 0.2। ठीक, अब जो घाते हैं उनको सोल्व कर लो, आपको क्या पता चल जाएगा? आंसर पता चल जाएगा। देखिए देख लेते हैं। हाँ भाई, तो ये है 1.67 गुणा 6 भाग 1.6 और वापस से भाग लगा देते हैं 0.2 का, तो ये मान आएगा 31.31 मतलब 31.31 गुणा घात देखो 10 की घात -19 और 10 की घात 27। मैं इसे लिख सकता हूँ 10 की घात 7 रेग 8 हो जाएगा, लिख सकते हैं 10 की घात -8। और ऊपर ये आप देखोगे तो 10 की घात 5 और बच रहा है। इन दोनों को सोल्व करोगे तो 10 की घात -3। ठीक, तो R बराबर हो गया है 31.31 गुणा 10 की घात -3 मीटर, जिसे मैं 0.031 मीटर भी लिख सकता हूँ। ये R का मान उम्मीद करता हूँ आ गया होगा, बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए त्रिज्या जैसे ही आगे तुरंत निकाल सकते हैं। F बराबर आप सभी को पता है QVB साइन थीटा होता है, और साइन 90 लिख देता हूं मैं। ठीक, और F बराबर बच्चों अगर मैं MA का कॉन्सेप्ट लगाऊं यहाँ पर, ऐसा कर सकते हैं एक बार के लिए, तो फिर त्वरण का मान क्या हो जाएगा? QVB डिवाइडेड बाय M होगा, नहीं होगा? हो सकता था। चलिए Q का मान कितना? 1.6 गुणा 10 की घात -19। V का मान कितना? 6। B का मान कितना? 0.2। द्रव्यमान अभी थोड़ी देर पहले अपन ने लिखा 1.67 गुणा 10 की, कहीं गलती तो नहीं कर रहे? वेग 6 गुणा 10 की घात 5 भूल गया हूँ मैं। ऑलराइट, 10 की घात -27। ठीक है, सॉल्व करें इसको, कितना आना चाहिए वो देखते हैं। तो इसको सॉल्व किया तो ये आ रहा है 1.6 गुणा 6 गुणा 0.2 भाग 1.67, ये मान आ रहा है 1.14। घातों को सॉल्व करो। अब यहाँ पे नीचे बचेगा 10 की घात कितना? -8। -8 ऊपर जाएगा तो प्लस का चला जाएगा। ये तो बहुत ज़्यादा आ रहा है भाई त्वरण, वाकई में बहुत ज़्यादा है। चलो ये आएगा 10 की घात 13 मीटर पर क्या बच्चों? सेकंड स्क्वायर। बहुत ज़्यादा त्वरण है ये। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये पता चल गया होगा आपको। चलिए फिर इसके बाद में 9वां सवाल, 9th वन, और आज का अंतिम सवाल है भी 9वां या 8वां? 8वां, सॉरी
8वां सवाल, 7वां कंप्लीट हो गया ना बच्चों। देखिए 8वां सवाल, एक तार जिसमें 8 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। चलो भाई तार की बात कर रहा है और उसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, 8 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो लिख लीजिए I बराबर, 8वें सवाल में I बराबर 8 एम्पियर। आठ एम्पियर के बाद में बोल रहा है कि 0.15 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में 30 डिग्री का कोण बनाते हुए रखा गया है। तो ये कुछ ऐसा है बच्चों, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र B जिसका मान उन्होंने दे रखा है कितना, 0.15 टेस्ला, और इसमें वो तार ऐसा रखा हुआ है यूं, और तार की और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य का जो ये कोण है थीटा, है ना, ये थीटा कोण कितना दिया हुआ है आपको, 30 डिग्री। ठीक है बात। इसकी एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का परिमाण तथा इसकी दिशा ज्ञात करो। दिशा तो खैर ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि धारा की दिशा नहीं पता है हमें, लेकिन एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, तो पहले तो धारावाही तार पे लगने वाला बल क्या होता है, ILB साइन थीटा। ये आप सभी को पता है नहीं पता है? चलिए एकांक लंबाई पे मतलब F/L कर दूं मैं इस चीज को, बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, IB साइन थीटा होगा। I का मान जो दिया हुआ है वो उतारे, हमें यही याद करना है, एकांक लंबाई पे लगने वाला बल, है ना। I का मान दिया हुआ है 8, चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया हुआ है 0.15 और साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। 1/2 में अगर इससे रखूँ तो 2 से इसको काटूंगा तो 4 आ जाएगा क्या, फाइनली ये 4 गुणा 0.15 बचेगा। समझ रहे हो ना, साइन का मान कितना रखो, 1/2 रखो, तो उस 2 से इसको काटोगे तो 4 आ जाएगा। 15 चौके 60 होता है बच्चों, और 15 चौके 60 मतलब 0.6, और एकांक लंबाई पे लगने वाला बल न्यूटन प्रति मीटर मात्रक। ठीक है, चलिए इसके बाद में नेक्स्ट और आज का अंतिम, 2 एक समान कुंडलियां। ठीक बात है, 2 कुंडलियां एक समान है, प्रत्येक की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। डन भाई, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और फेरों की संख्या 100 है। प्रत्येक में फेरे कितने हैं, इनका मान कितना है, 100 है, और 2 कुंडलियां हैं, है ना। चलिए तो हमें क्या करना है, हमें जो दिया हुआ है डेटा वो लिखो। तो बोल रहा है 2 कुंडलियां, प्रत्येक की त्रिज्या को R लिख लो क्या, कैपिटल R लिख लेते हैं, 8 सेंटीमीटर, 8 गुणा 10 की घात -2 मीटर। फिर बोल रहा है दोनों में फेरों की संख्या है, इनका मान 100 है। ठीक बात, बहुत बढ़िया। समाक्षतः व्यवस्थित है, चलो हेल्महोल्ट्ज़ वाला कुछ सिद्धांत हो सकता था। इनके केंद्रों के मध्य की दूरी 12 सेंटीमीटर है, नहीं है भाई, केंद्रों के मध्य की दूरी तो ये कुछ ऐसा, एक वृत्ताकार कुंडली, इसकी ये त्रिज्या जो है वो 8 सेंटीमीटर है, और दूसरी वृत्ताकार कुंडली और इसकी भी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर ही है। यहाँ तक तो हेल्महोल्ट्ज़ था, लेकिन हेल्महोल्ट्ज़ के लिए ये दूरी भी 8 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि यहाँ पर कितनी दे दी है उन्होंने, 12 सेंटीमीटर दे दी है बच्चों, तो हेल्महोल्ट्ज़ तो नहीं है ये। चलिए, यदि प्रत्येक कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करें, करवाओ भाई 1 एम्पियर की धारा, I का मान 1 एम्पियर, एक ही दिशा में प्रवाहित हो तो अक्षीय रेखा पर ठीक मध्य में चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, ठीक मध्य मतलब यहाँ पर मतलब इससे भी 6 सेंटीमीटर की दूरी पर और इससे भी 6 सेंटीमीटर की दूरी पर। देखा जाए तो अक्षीय बिंदु जो है वो 6 सेंटीमीटर की दूरी पर होना चाहिए। इसका मतलब अक्षीय बिंदु की केंद्र से दूरी 6 सेंटीमीटर 10 की घात -2 मीटर। अब क्या होगा, हमें पता है कि केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों के कारण समान होती है ना। तो और अगर दोनों को जोड़ दिया जाए, क्योंकि समान दिशा है तो दोनों को जोड़ सकते हैं परिणामी चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए। तो तरीका क्या होना चाहिए, एक कुंडली के कारण x दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र निकालो,
और उसको किससे गुणा कर दो, 2 से गुणा कर दो। ठीक है, तो हम बोलेंगे, क्योंकि इस वाले केस में हम कुछ ऐसा लिखेंगे, B बराबर रिजल्टेंट बराबर किसी भी कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र, तो हमने बोला कि पहली कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र और उसको किससे गुणा कर देना है, 2 से। क्यों, क्योंकि इसके कारण भी उतना ही होगा। B1 + B1 लिखते तो 2B1 ही लिख दो। ठीक है, फिर x दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला आप सभी को पता होना चाहिए, कितना, μ0 N I R² डिवाइडेड 2 R² + x² की घात 3/2। ये लो, 2 से 2 का तो श्री गणेश हो गया। चलिए, μ0 का मान कितना, 4 पाई × 10⁻⁻7। n का मान कितना, 100। धारा का मान कितना, 1। r का मान कितना, r² है, इसका मतलब 8 × 8 करो, फिर इसका स्क्वायर करोगे तो 10⁻⁻4 एक बार में लिख सकते हैं भाई, बटे r² मतलब 8 × 8, 8 × 8 64 ही लिख देता हूँ ना, गुणा 10 की घात क्या, -4 प्लस x², x का मान कितना, 6 गुणा 10 की घात -2, इसका स्क्वायर करो तो 6 का होता है 36 गुणा 10 की घात -4 और घात कितनी, 3/2। ठीक, चलो सॉल्व करो, क्या करेंगे भाई, तो हम क्या कर सकते हैं, 10 की घात, ये जो लाइट कम हो गई क्योंकि लाइट चली गई है बच्चों, ये जो 10 की घात -4 है ना, ये कॉमन है बच्चों, तो पहले तो इसको लिया कॉमन और फिर सॉल्व करेंगे। देखिए ये क्या होगा, B रिजल्टेंट बराबर क्या होगा बच्चों, 4 पाई इंटू 4 पाई को वैसे आप सॉल्व करोगे तो 12.56 आता है, आप सभी को पता होगा, तो ये लिख दिया मैंने 12.56 गुणा 10 की घातों को सॉल्व कर लो, 10 की घात -7 और -4 -11 हो गए, -11 और इसको सॉल्व करेंगे तो -9, तो ये हो गया 10 की घात -9। फिर 8 वाटू क्या होता है, 64 होता है, सभी को पता है। चलिए, तो यहाँ पे हम 10 की घात -4 को कॉमन ले रहे, कॉमन लेने पर अंदर क्या बचा, 64 और यहाँ पर क्या बच रहा है, 36। ये ध्यान में रखना, यहाँ पर बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं। हमने क्या किया, 10 की घात -4 को कॉमन उठाया तो इधर तो बच रहा है 64 और इधर बच रहा है 36, और अब इस पूरे की घात कितनी है, 3/2। इसको मत भूल जाना, नहीं तो सब कुछ चौपट हो जाएगा। चलिए, अब क्या होगा, तो ये पहले तो इसको सॉल्व करो, 64 + 36 होता है बच्चों 100, क्या होता है 100, 100। तो मैं इसकी जगह सॉल्व करके डायरेक्ट ही लिख देता हूं अब 100, आपको पता तो चल ही गया ना, तो यहाँ पे लिख दिया 100। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो गया 10 की घात -2, है ना, तो ये हो गया 12.56 गुणा 10 की घात -9 गुणा 64 बटे 10 की घात -2 और इसकी घात 3/2। इससे काटोगे तो 2 से 2 कैंसिल, माइनस का 1 इस 3 से गुणा होगा तो -3, तो नीचे 10 की घात -3 ऊपर 10 की घात -2, 10 की घात -6, तो ये हो जाएगा 12.56 गुणा 10 की घात -6 गुणा 64। अब आपकी मैथमेटिक्स, चलिए तो मैं तो कैलकुलेटर से कर देता हूँ, 64 को गुणा करना है 12.56 से, 803.84 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला। ठीक है, तो इस तरीके से आ जाएगा, आप घात को एडजस्ट करो, बिल्कुल आएगा। 8.0384 गुणा 10 की घात -4 टेस्ला भी लिख सकते हैं। ठीक है, यही परिणामी चुंबकीय क्षेत्र है बच्चों, तो इस तरीके से ज्ञात होगा, ध्यान में रखेंगे। चलिए, अगर यही दूरी ये 8 सेंटीमीटर दे देता ना, तो बीच में चुंबकीय क्षेत्र में ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ता। हमें पता है कि बीच में चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, 1.432 BC केंद्र के चुंबकीय क्षेत्र का, और केंद्र के चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला सिंपल था, μ0 Ni/2r, है ना, काम खत्म हो जाता, बहुत जल्दी हो जाता है ये बात। ठीक है, चलिए, तो मेरे हिसाब से ये समझ में आ गया होगा। आज इतने ही सवाल करेंगे, बचे हुए रिमेनिंग सवाल नेक्स्ट वाले वीडियो में आपके पास में आ जाएंगे। तो वीडियोस अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को क्या करोगे बच्चों, सब्सक्राइब करो, है ना, और वीडियोस को लाइक करते हुए चलो ना बच्चों। आप देख रहे हो वीडियोस को लाइक नहीं करते हो, ऐसा थोड़ी चलेगा, वीडियोस को लाइक करें। ठीक, चलो, हैव अ गुड डे बच्चों, टेक केयर।